आज है 21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज दिन भर भारतीय बाजार में क्या हुआ। बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक्स को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। आज का दिन शेयर बाजार के लिए एकदम फिल्मी कहानी जैसा रहा, जहां सुबह हल्की उम्मीद के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बाजार में ऐसी जबरदस्त खरीदारी आई कि सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2 महीने की ऊंचाई पर जाकर बंद हुए। इससे साफ संकेत मिला कि फिलहाल बाजार का मूड पूरी तरह पॉजिटिव बना हुआ है। दिन के अंत तक सेंसेक्स 753 अंक चढ़कर 79,273 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 212 अंक की तेजी के साथ 24,577 पर पहुंच गया। खास बात ये रही कि निफ्टी ने 5 मार्च के बाद पहली बार 24,500 के ऊपर क्लोजिंग दी, जो बाजार की मजबूत रिकवरी का बड़ा संकेत है। आज की तेजी के असली हीरो बैंकिंग शेयर रहे, जहां HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। इसी वजह से निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 779 अंक उछलकर 57,371 पर पहुंच गया, यानी पूरे बाजार को ऊपर खींचने का काम बैंकों ने किया। FMCG सेक्टर में नेस्ले इंडिया ने सबसे ज्यादा चमक दिखाई। कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद शेयर करीब 7% उछल गया। वहीं ट्रेंट लिमिटेड में भी करीब 3% की तेजी आई, क्योंकि निवेशकों को उसके आने वाले नतीजों से काफी उम्मीदें हैं। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में भी शानदार मूवमेंट देखने को मिला, जहां PNB हाउसिंग फाइनेंस और कैनफिन होम्स ने उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए। इसका असर ये हुआ कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे दूसरे शेयर भी करीब 5% तक चढ़ गए, यानी पूरे सेक्टर में पॉजिटिव माहौल बन गया। हालांकि बाजार में हर जगह तेजी नहीं थी। SBI लाइफ इंश्योरेंस करीब 4% गिरकर निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर बना। वहीं SML इसूजू में करीब 7% की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी के खर्च बढ़ने से उसका मुनाफा दबाव में आ गया। अगर पूरे दिन के ट्रेंड को देखें तो बाजार धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर चढ़ता रहा। सुबह 24,430 के आसपास खुलने वाला निफ्टी दोपहर तक 24,600 के करीब पहुंच गया। बीच में हल्की मुनाफा वसूली जरूर आई, लेकिन हर गिरावट पर खरीदारी देखने को मिली, जो मजबूत ट्रेंड का संकेत है। इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतों में नरमी रही, क्योंकि अमेरिका ईरान वार्ता की उम्मीद से ऑयल प्राइस नीचे आए। भारत जैसे देश के लिए सस्ता तेल मतलब खर्च कम और अर्थव्यवस्था के लिए राहत, इसलिए बाजार में खरीदारी बढ़ी। दूसरा बड़ा कारण एशियाई बाजारों से मिले मजबूत संकेत रहे, जहां जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार भी तेजी में थे। जब ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव होते हैं तो उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलता है। तीसरी बड़ी वजह रही बैंकिंग शेयरों में आई तेज खरीदारी, क्योंकि ये बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स होते हैं और इनके ऊपर जाने से पूरा इंडेक्स ऊपर चला जाता है। आज यही देखने को मिला कि बैंकों ने पूरे बाजार की दिशा तय की। चौथी अहम बात ये रही कि इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स नीचे आया, जिसका मतलब है कि बाजार में घबराहट कम हुई है। जब डर कम होता है तो निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ पैसा लगाते हैं और इससे तेजी को सपोर्ट मिलता है। पांचवी वजह रही कंपनियों के अच्छे नतीजे और चौतरफा खरीदारी, जहां नेस्ले इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स के मजबूत प्रदर्शन ने बाजार का सेंटिमेंट और बेहतर कर दिया। मिड कैप और दूसरे सेक्टरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। सेक्टर की बात करें तो लगभग सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए और खासतौर से डिफेंस सेक्टर में भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स करीब 0.75% चढ़ा और इसमें शामिल ज्यादातर स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए। डिफेंस सेक्टर में तेजी की बड़ी वजह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जर्मनी दौरा है, जिससे भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे भविष्य में बड़े डील्स और नए ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है। सबसे बड़ी संभावित डील में थिसिनक्रुप मरीन सिस्टम्स और मज़गान डॉक के बीच करीब 5 अरब यूरो का सौदा शामिल है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 स्टेल्थ पनडुब्बियां बनाई जा सकती है। अगर ये डील होती है तो घरेलू डिफेंस कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। स्टॉक्स की बात करें तो डायनामिटिक टेक्नोलॉजीज में 7% से ज्यादा, जेन टेक्नोलॉजीज में 6% से ज्यादा और एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स में 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं मज़गांव डॉक MTR टेक्नोलॉजीज और BEML में भी करीब 1% से ज्यादा की बढ़त रही, जो सेक्टर में बढ़ते भरोसे को दिखाता है। बाजार बंद होने से ठीक पहले 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों ने थोड़ी अनिश्चितता जरूर पैदा कर दी। खबर आई कि इस्लामाबाद में ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने के कोई संकेत नहीं है, जिससे अमेरिका ईरान वार्ता पर सवाल खड़े हो गए।
दूसरी खबर में बताया गया कि इस्लामाबाद में पूरी तैयारी होने के बावजूद ये साफ नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं, यानी जिस उम्मीद पर पूरा बाजार दिन भर चढ़ा उसी में आखिरी समय पर सस्पेंस आ गया। इन खबरों का असर इसलिए अहम है क्योंकि अगर अमेरिका ईरान वार्ता आगे बढ़ती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, जो बाजार के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर बातचीत अटकती है तो तेल महंगा हो सकता है और इससे बाजार पर दबाव बन सकता है। आरबीआई गवर्नर ने साफ कहा है कि वेस्ट एशिया में चल रहा संकट भारत के लिए काफी अहम है, क्योंकि यहीं से भारत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, एक्सपोर्ट और रेमिटेंस आता है। यानी अगर वहां हालात बिगड़ते हैं तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने स्थिति को संभालने के लिए घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने पर फोकस किया है और अलग अलग देशों से आयात के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। देश में तेल की फिलहाल कमी नहीं है, लेकिन गैस की सप्लाई थोड़ी सीमित है, इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज को कटौती का सामना करना पड़ रहा है। आरबीआई के मुताबिक ये पूरा संकट सप्लाई शॉक बन सकता है, यानी अचानक सप्लाई में कमी से कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और महंगाई पर दबाव आ सकता है। इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी वेट एंड वॉच मोड में है और हालात को देखकर आगे की पॉलिसी तय करेगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब $166 बिलियन से ज्यादा के टैरिफ रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने प्लेटफॉर्म चालू कर दिया है, जहां 56,000 से ज्यादा इंपोर्टर्स क्लेम फाइल कर सकते हैं। पिछले साल ट्रंप ने भारतीय एक्सपोर्ट्स पर पहले 10% टैरिफ लगाया, जिसे बाद में बढ़ाकर 25% और फिर 50% तक किया गया था, खासकर रूसी तेल से जुड़े मुद्दों के कारण। बाद में ये 18% तक घटा, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद पूरा टैरिफ सिस्टम ही रद्द हो गया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और केमिकल सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि भारत के अमेरिका को होने वाले करीब 53% एक्सपोर्ट इन टैरिफ के दायरे में थे। अनुमान है कि सिर्फ टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को ही करीब $4 बिलियन के रिफंड से जुड़ा फायदा हो सकता है। जिन कंपनियों पर नजर रहेगी उनमें गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, वेल्सपन लिविंग, आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल जैसी कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि इनका बड़ा बिजनेस अमेरिका एक्सपोर्ट पर निर्भर करता है। हालांकि एक अहम बात यह है कि ये रिफंड सीधे भारतीय कंपनियों को नहीं मिलेगा, बल्कि अमेरिका के इंपोर्टर्स को जाएगा। भारतीय एक्सपोर्टर्स को इसका फायदा तभी मिलेगा जब वे अपने क्लाइंट्स के साथ नए ऑर्डर या प्राइसिंग में बेहतर डील हासिल कर पाएंगे, यानी फायदा इनडायरेक्ट होगा। HCL टेक्नोलॉजीज ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹24 प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 25 अप्रैल 2026 तय की गई है और भुगतान 5 मई को होगा। यानी जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट तक शेयर होंगे वही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। कंपनी के Q4 नतीजों में रेवेन्यू 33,981 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 12.3% बढ़ा है, लेकिन तिमाही आधार पर ग्रोथ काफी सीमित रही। वहीं कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू गिरावट दिखी, जिससे ये संकेत मिलता है कि ग्लोबल डिमांड थोड़ी कमजोर पड़ रही है। मुनाफे की बात करें तो नेट इनकम 4,488 करोड़ रुपए रही, जो तिमाही आधार पर घटी है, लेकिन सालाना आधार पर हल्की बढ़त दिखी है। ईबिट मार्जिन 16.5% रहा, यानी कंपनी की कमाई स्थिर है, लेकिन ग्रोथ में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। पॉजिटिव संकेत यह है कि कंपनी को $1.93 बिलियन के नए डील्स मिले हैं और कैश फ्लो मजबूत बना हुआ है। साथ ही शेयर में हल्की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई, जो दिखाता है कि बाजार अभी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म आउटलुक पर भरोसा बनाए हुए है, भले ही शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रहे। सायन डीएलएम की Q4 नतीजे कमजोर रहे, जहां मुनाफा 27.7% गिरकर 22.4 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 13.8% घटकर 369 करोड़ रुपए रहा। ईबिट्डा और मार्जिन भी घटे, जो दिखाता है कि बड़े ऑर्डर पूरे होने और लागत दबाव की वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन पर असर पड़ा है। हालांकि पूरी तस्वीर इतनी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक 2416 करोड़ रुपए के साथ पिछले 10 तिमाहियों के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि आगे के लिए डिमांड मजबूत दिख रही है, खासकर एरोस्पेस और ग्लोबल मार्केट से, जिससे आने वाले समय में रिकवरी की उम्मीद बनती है। 361 वैम ने Q4 में मजबूत ग्रोथ दिखाई है, जहां मुनाफा 16.8% बढ़कर 292 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 28.1% उछलकर 835 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस लगातार विस्तार कर रहा है और कमाई में स्थिर बढ़त बनी हुई है। कंपनी ने ₹6 प्रति शेयर का पहला इंटरिम डिविडेंड भी घोषित किया है, जो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट को अपने कैश फ्लो और भविष्य की कमाई पर भरोसा है। साथ ही स्टॉक में हल्की बढ़त के साथ ट्रेडिंग ये संकेत देती है कि बाजार इस प्रदर्शन को पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। BEML को 590 करोड़ रुपए का डिफेंस ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी ट्रॉल असेंबली सप्लाई करेगी। इस खबर के बाद निवेशकों का भरोसा मजबूत दिखा और शेयर ₹1,768.90 पर 1.40% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो पॉजिटिव सेंटिमेंट को दिखाता है।
पतंजलि फूड्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.75 रुपए प्रति शेयर दूसरे इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 25 अप्रैल 2026 तय की गई है और भुगतान 20 मई तक किया जाएगा। इससे पहले कंपनी वित्त वर्ष 2026 में 1.75 रुपए का पहला इंटरिम डिविडेंड भी दे चुकी है, यानी निवेशकों को लगातार रिटर्न मिल रहा है। सोने की कीमतों में फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है, जहां MCX पर जून डिलीवरी वाला गोल्ड करीब 500 रुपए गिरकर 1,53,450 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड करता दिखा, यानी शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना हुआ है और बाजार अभी कंफ्यूजन के दौर में है कि अगला मूव ऊपर होगा या नीचे। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सोना अभी एक अहम सपोर्ट जोन पर टिक गया है, यानी गिरावट के बाद भी खरीदार एक्टिव हैं, लेकिन अगले 1 से 2 महीनों में दबाव बना रह सकता है, क्योंकि वेस्ट एशिया तनाव और इन्फ्लेशन का डर बाजार को अस्थिर बनाए हुए है। बैंक का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में सोना करीब $4,605 प्रति आउंस तक कमजोर रह सकता है, लेकिन तीसरी तिमाही में ये $4,850 तक उछल सकता है, यानी साफ संकेत है कि अभी थोड़ी कमजोरी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर तेजी की संभावना बनी हुई है। पूरी दिशा इस समय जियोपॉलिटिकल हालात और ब्याज दरों पर निर्भर है। अगर युद्ध या मंदी का खतरा बढ़ता है तो सोना फिर से सेफ हेवन बनकर तेजी दिखा सकता है। वहीं अगर रियल यील्ड बढ़ती है तो निवेशक बॉन्ड की तरफ जा सकते हैं, जिससे सोने पर दबाव। अडानी पावर ने अब परमाणु ऊर्जा सेक्टर में एंट्री लेकर बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है, जहां इसकी सब्सिडरी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड ने एक नई स्टेप डाउन कंपनी रावत भाटा राज एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड बनाई है। इसका मतलब है कि कंपनी अब पारंपरिक बिजली के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी में भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। ये नई कंपनी न्यूक्लियर सोर्स से बिजली के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगी, जो कि एक स्थिर और कम कार्बन ऊर्जा स्रोत माना जाता है। आसान भाषा में समझें तो अडानी ग्रुप अब ऐसे पावर पर फोकस कर रहा है जो लंबे समय तक टिकाऊ हो और पर्यावरण के लिए बेहतर हो। सरकार के 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर क्षमता के बड़े लक्ष्य को देखते हुए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में अडानी पावर लिमिटेड का ये विस्तार आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ और भारत की एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगली खबर, नितिन गडकरी ने साफ संकेत दिया है कि भारत अब 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में बढ़ना चाहता है, यानी भविष्य में पेट्रोल की जगह पूरी तरह एथेनॉल आधारित ईंधन इस्तेमाल हो सकता है। इसका मकसद है तेल आयात पर निर्भरता घटाना और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना। फिलहाल भारत में E20 फ्यूल लागू है, जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया जाता है और इसे नरेंद्र मोदी ने 2023 में लॉन्च किया था। गडकरी का मानना है कि ब्राजील जैसे देशों की तरह भारत भी धीरे धीरे 100% ब्लेंडिंग तक पहुंच सकता है, अगर सही नीति और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। भारत की लगभग 87% तेल जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, जिस पर हर साल भारी खर्च होता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। ऐसे में एथेनॉल और बायोफ्यूल को बढ़ावा देना न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि इससे किसानों को भी फायदा हो रहा है, खासकर मेज जैसी फसलों की मांग बढ़ने से। दूसरी तरफ शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2026 का ड्राफ्ट ये दिखाता है कि सरकार अब शुगर सेक्टर में सख्ती और पारदर्शिता लाना चाहती है, जहां मिलों को किसानों का भुगतान 14 दिन में करना होगा। अगर देरी होती है तो 15% ब्याज देना पड़ेगा और जिला प्रशासन सीधे वसूली कर सकेगा, जिससे किसानों की सुरक्षा बढ़ेगी। इस नए ड्राफ्ट में सेक्टर को व्यवस्थित करने के लिए कई बड़े कदम शामिल हैं, जैसे 25 किलोमीटर के अंदर नई चीनी मिल पर रोक, खानसारी यूनिट्स पर नियंत्रण और एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा। साथ ही MOU ट्रांसफर पर रोक और सरकार को जांच के अधिकार देकर पूरे सेक्टर में अनुशासन और कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश की गई है। ट्रांसरेल लाइटिंग के शेयर में आज तेज उछाल देखने को मिला, जिसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी का नया ग्रीनफील्ड विस्तार है। इस विस्तार के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 84,000 MTPA से बढ़कर 1,72,400 MTPA हो गई है, यानी कंपनी ने अपनी क्षमता 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ा दी है, जो भविष्य की ग्रोथ का बड़ा संकेत है। सिर्फ खबर ही नहीं, बल्कि वॉल्यूम और निवेशकों की दिलचस्पी भी इस तेजी को सपोर्ट कर रही है, जहां आज ट्रेडिंग वॉल्यूम औसत से काफी ज्यादा रहा। साथ ही FII की हिस्सेदारी भी बढ़ी है, जो ये दिखाता है कि बड़े निवेशक कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा कर रहे हैं। दीपक नाइट्राइट के शेयर में करीब 7% की तेजी आई, जिससे ये संकेत मिला कि लंबे समय से दबाव में चल रहा स्टॉक अब रिकवरी मोड में आ सकता है। खास बात यह है कि 1 साल में गिरावट के बाद ये उछाल निवेशकों के लिए पॉजिटिव संकेत बन रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII की हिस्सेदारी 6% से ऊपर बनी हुई है और पब्लिक होल्डिंग भी मजबूत है। अगर स्टॉक 1640 रुपए के ऊपर टिकता है तो आगे और तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना जरूरी है। नेस्ले इंडिया ने चौथी तिमाही में उम्मीद से बेहतर नतीजे दिए हैं, जहां कंपनी की आय 6,748 करोड़ रुपए और मुनाफा 1,114 करोड़ रुपए पहुंचा। ये दोनों ही आंकड़े बाजार के अनुमान से ज्यादा रहे, जो मजबूत डिमांड और बिजनेस ग्रोथ को दिखाता है। कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी शानदार रहा, जहां मार्जिन 26.3% तक पहुंच गया, यानी लागत कंट्रोल और प्रोडक्ट मिक्स बेहतर रहा। साथ ही 5 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान निवेशकों के लिए अतिरिक्त पॉजिटिव संकेत है।
वेदांता ने अपने डीमर्जर के लिए 1 मई 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है, जिसके तहत निवेशकों को एक शेयर पर अलग अलग बिजनेस यूनिट्स के शेयर मिलेंगे। ब्रोकरेज भी इस कदम को पॉजिटिव मान रहे हैं, क्योंकि इससे कंपनी के अलग अलग बिजनेस की वैल्यू अनलॉक हो सकती है। परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर के Q4 नतीजों में मुनाफा तिमाही आधार पर 20% से बढ़कर 529 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये बाजार के अनुमान 535 करोड़ रुपए से थोड़ा कम रहा। यानी ग्रोथ तो दिखी, लेकिन उम्मीद जितनी मजबूत नहीं रही, जिससे स्टॉक पर दबाव आ सकता है। कंपनी की आय 4056 करोड़ रुपए रही, जो अनुमान से बेहतर है, लेकिन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 3.4% रही, जो उम्मीद से कमजोर रही। ईबिट मार्जिन भी बढ़कर 16.3% हुआ, लेकिन ये भी अनुमान से नीचे रहा, जिससे ऑपरेटिंग प्रदर्शन मिला जुला दिखता है। नतीजों के साथ कंपनी ने 18 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, जबकि पूरे वित्त वर्ष के लिए 40 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड बताया गया। मैनेजमेंट का कहना है कि AI फोकस्ड स्ट्रैटेजी से आगे ग्रोथ बनी रह सकती है, लेकिन फिलहाल बाजार की नजर अगले प्रदर्शन पर रहेगी। औरोबिंदो फार्मा ने 800 करोड़ रुपए का बायबैक ऐलान किया है, जो 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस दौरान कंपनी 1475 रुपए प्रति शेयर के भाव पर करीब 54.23 लाख शेयर वापस खरीदेगी, यानी निवेशकों को मौजूदा कीमत के मुकाबले प्रीमियम पर एग्जिट का मौका मिल सकता है। टाटा एलेक्सी ने चौथी क्वार्टर में मजबूत प्रदर्शन दिखाया, जहां नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 2 गुना होकर 220.4 करोड़ रुपए पहुंच गया। साथ ही रेवेन्यू 4.2% बढ़कर 993.8 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 23.36% तक सुधरे, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में साफ सुधार दिखा। JSW एनर्जी की यूनिट को छत्तीसगढ़ में 1447 करोड़ रुपए का वाटर चार्ज डिमांड नोटिस मिला, जिसे कंपनी ने NCLT और IBC के आधार पर गलत बताते हुए हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में चुनौती दी है। शेयर 546.50 रुपए पर 0.80% बढ़कर बंद हुआ। हिंदुस्तान जिंक 24 अप्रैल 2026 को बोर्ड मीटिंग में चौथी क्वार्टर और पूरे साल के नतीजों के साथ संभावित इंटरिम डिविडेंड पर फैसला करेगी, जिसके बाद निवेशकों के लिए अर्निंग्स कॉल भी होगी। PNC इंफ्राटेक 3483 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स के लिए L1 बोली दाता बनी। प्रोजेक्ट्स 24 महीने में पूरे होंगे। शेयर 208.50 रुपए पर 3.14% चढ़कर बंद हुआ।